नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, नई संसद तो अब उद्घाटन हो गया, नई संसद आ गई। उसके साथ ही कुछ अंदर बहुत सारी कलाकृतियां भी, उनकी भी क्या कहते हैं कि मूर्तें निकल निकल कर बाहर आ रही हैं कि उस नई संसद के अंदर क्या क्या शो किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, प्राचीन संस्कृति की कुछ झांकियां देने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग है कि जिसने अपना ध्यान जिसने सबका ध्यान खींचा अपनी ओर, वो है अखंड भारत का नक्शा। अखंड भारत का नक्शा, ये सारी प्रेरणा का स्रोत मुझे लगता है आरएसएस से आता है, क्योंकि अखंड भारत की बात सिर्फ वही करते आए हैं। बाकी तो मैंने अपनी जो भी मेरी 66 साल की उम्र है, मैंने कभी सुना नहीं कि कोई और व्यक्ति अखंड भारत की बात करता हो। दूसरी बात, भारत शब्द भी जब मैंने इस पे प्रोग्राम्स काफी किए तो मुझे काफी ट्रोल किया गया, जिसे कहा जाता है कि एंशिएंट कंट्री। मैंने कहा भारत शब्द जो था 1947 से पहले किसी भी देश ने इस्तेमाल नहीं किया, ना ही कॉन्टिनेंट ने इस्तेमाल किया है। हाँ, हमारे कुछ बहुत पुराने ग्रंथों के अंदर जम्बू द्वीप और एक भरत खंडे, ये शब्द आते हैं और कुछ और शब्द भी आते हैं, लेकिन वो कॉन्टिनेंट के संदर्भ में है, देश के संदर्भ में नहीं है। एक देश के रूप में भारत 1947 के बाद ही आया है। काफी समय पहले इस देश का नाम, जो रियासतें होती थी उनके नाम पर होता था, और नॉर्थ इंडिया में जहां पहले जो मुस्लिम रूलर्स आए थे वो उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से बुलाते थे, जबकि साउथ में चोला, पांड्या, चालुक्यास, बहुत सारे जो किंगडम्स आए हैं उनके नाम से था। और सबसे बड़ा नॉर्थ में जो साम्राज्य मुझे याद आता है वो मगध साम्राज्य हुआ करता था कभी किसी समय में। लेकिन फिर हिंदुस्तान का नाम पहली बार जब आता है जमीन पर, तो वो आ, या तो शेरशाह सूरी के समय या मुगलों के समय में आता है। मुझे यहाँ थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन है वहां पर कि सरजमीने हिंदुस्तान कहा गया था इसको। पहली बार हिंदुस्तान शब्द का यूज किया जाता है इस पूरे भूखंड के लिए, कि ये एक पूरा का पूरा जो एरिया है, ये साउथ एशिया का जो एरिया है, इसको सरजमीने हिंदुस्तान कहा गया था। लेकिन अब जो अखंड भारत की जो मैप दिखाया गया है, इट्स ए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। और ये कहा जाना कि ये अखंड भारत था, मुझे लगता है कि भारत शब्द ही नहीं था तो उसको उस रूप में देखना भी बिल्कुल गलत होगा। ये मैं नक्शा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए इसको यहाँ पर पेश करने की कोशिश की है। ये नक्शा है जिसमें नीचे कुछ कलाकृतियां हैं, कुछ एक पत्थर पर खुदे हुए कुछ शिलालेख टाइप की चीजें हैं, जहां पर कुछ लिखा हुआ है दूसरी भाषा में। शायद पाली भाषा हो सकती है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस समय पाली भाषा का उपयोग काफी था बुद्धिस्टा काल में, उसके बाद में भी। और जो नक्शा दिखाया गया उसके अंदर वो सारे भारत के अंदर जो उस समय के राज्य हो सकते थे उनको दर्शित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अखंड भारत की परिकल्पना, जहां बीजेपी के लोगों ने बहुत तारीफ की है कि ये भारत एक दिन फिर से ऐसा बनेगा जिसमें अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, और साथ में इवन म्यांमार और थाईलैंड तक ये लोग चले जाते हैं, तो कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता कि ये इनके जो इंटेंट ऑफ एक्सपेंशन क्या हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आरएसएस ने बाद में एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था, और इसको मैं अपने वर्ड में कह नहीं पाऊंगा, ये क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आरएसएस के अनुसार अखंड भारत की अवधारणा अविभाजित भारत को संदर्भित करती है, जिसका भौगोलिक विस्तार प्राचीन काल में बहुत विस्तार से था। हालांकि अब आरएसएस का कहना है कि अखंड भारत की अवधारणा को वर्तमान समय में सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, ना कि आजादी के समय धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के राजनीतिक संदर्भ में। ये एक और मुखौटा जिसे क्या कहते हैं कि नहीं, इसको सांस्कृतिक आधार पर देखना ज्यादा अच्छा है। ये एक विषय है जो काफी कंट्रोवर्शियल है, और जिसे मैं ये सोच के चलता हूं कि कहीं ना कहीं एक नई अवधारणा, जिसे आप कहते हैं कि अविभाजित इंडिया अखंड भारत का है, जिसका आधुनिक भारत के में मुझे लगता है कोई भी इसका स्थान नहीं है। इसी विषय पर बात करने के लिए कि क्या भारत की ये जो डिपिक्शन है, ये विस्तारवादी नीति का उद्घोष है, इट्स ए इंटेंट टू डिक्लेयर अखंड भारत थ्रू पार्लियामेंट ऑन ए मुराल।
हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, डॉक्टर एस एन साहू, आलोक भदौरिया जी, धनंजय कुमार जी, सुनील शुक्ला जी, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके पास ही आता हूँ। आलोक जी, ये जो बताया गया है पार्लियामेंट के अंदर, कहने को तो प्राचीन सभ्यता को दिखाया जा रहा है, लेकिन अखंड भारत, भारत नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। यहाँ तो सैकड़ों हजारों रियासतें थी, हमेशा से रही हैं, और इस कॉन्टिनेंट को इस नाम से पुकारना कि ये अखंड भारत था, सदियों से चला आ रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? धन्यवाद दिनेश जी। मुझे लग रहा है मेरी शायद आवाज साफ आ रही है। बिल्कुल क्लियर है सर, बुलंद है सर। ठीक है, ठीक है। तो दिनेश जी, मेरे को इसमें इसमें कुछ बहुत नयापन नहीं दिखाई देता। इसकी वजह यह है कि जो उन्होंने छोटे वादे किए थे, जैसे 15 लाख फंस गए, नहीं के दे पाए। एक दूसरा छोटा वादा 2 करोड़, छोटा वादा का मतलब जिसका शॉर्ट स्पैन है, जिसका जल्दी नतीजा आना है, मैं उसके हिसाब से छोटा बोल रहा हूं। मैं समय छोटा, जो जो टेस्ट हो जाना था, जैसे हर साल 2 करोड़ नौकरियां बेचारी नहीं हो पाई। एनपीए आपको खत्म करना था, नहीं कर पाए। आप महंगाई को आपको देखना था, नहीं कर पाए। खैर, ये चुनावी वर्ष है तो इस बार ये कह सकते हैं कि 2023 की शुरुआत अच्छी हुई है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों कंट्रोल में आ गया है। लेकिन इसके कंट्रोल में आने की एक और वजह है कि पूरा देश और दुनिया रिसेशन की तरफ चल चुके हैं। जर्मनी में डिक्लेयर हो गया है। भारत में तो आप ये मान करके चलिए कि आ भी जाएगा तो भी हम मानेंगे नहीं, डिक्लेयर होना तो बड़ी दूर की बात है ये। लेकिन हाँ, तो तमाम अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरा हो गया है। अब सवाल यह है कि आप हर बार तो ये कर देते हैं, भाई भारत जोड़ो यात्रा का आप कह रहे थे कुछ नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला टेस्ट होना था, वर्चुअल जो पहली बार टेस्ट होना था 21 दिन की यात्रा के बाद में, वो कर्नाटक में जो टेस्ट हुआ था उसमें वो पास कर गए। इतनी अच्छी तरीके से पास कर गए कि बजरंग बली भी काम नहीं आया उनके। बजरंग दल से बजरंग बली, इस चीज को समझना पड़ेगा। जब हम इस चीज को समझते हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा, मुद्दों के भटकाव के ये माहिर है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि इनसे ज्यादा मुद्दों के भटकाव में किसी ने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं किया। जबरदस्त है भाई, बेजोड़ है। इस मामले में मैं कहूंगा कि ये सत्ता आपको कभी मुद्दों पर टिकने नहीं देगी, इधर से उधर ले जाएगी। इसका एक सीधे का बानगी देख लीजिए। जैसे कर्नाटक का चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव में जीत का जश्न जो होना चाहिए था, विपक्षी एकता पे जो बातें होनी चाहिए थी, लंबी चौड़ी बातें होनी चाहिए थी, वो बहुत थोड़ी हो पाई। एक सीमित वर्ग में ही वो बातें हो पाई। जैसे हम लोग जो लाइक माइंडेड जो पीपुल है, उन्हीं लोगों में बातचीत हुई, थोड़ा सा इसमें विस्तार आया बस। लेकिन ज्यादा विस्तार नहीं होने दिया गया, आपको उलझा दिया गया। किसमें? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है दिल्ली सरकार के संदर्भ में, सर्विसेज को लेते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार को थोड़ा ऊंचा रखा। लेकिन उन्होंने फिर किया क्या? चंद दिनों में ही अध्यादेश लाकर फिर से नौकरशाही को ऊपर बिठा दिया। नौकरशाही का ऊपर बिठाना दिल्ली का मतलब सीधा सीधा है कि गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार फिर से काबिज हो गई। भाई लैंड और लॉ पब्लिक ऑर्डर तो वो उसके पास पहले भी था, पुलिस तो पहले भी था, पहले ही वो हावी थी, ऐसी नहीं कि कोई कसर थी। लेकिन उन्होंने फिर से पकड़ बना ली, यानी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी काम। अब आप तीसरा देखिए, जब तक आप इससे मुक्त होकर कुछ लोग अपने बात कर रहे थे, कर्नाटक चुनाव और सब इन सब यात्रा पर बात करने लगे, तुरंत 2000 का नोट आ गया। 2000 के नोट पे फरमान आ गया। फरमान कितना दिलचस्प आता है। फरमान आता है कि ये नोट लीगल टेंडर उसके बाद भी रहेंगे, 30 सितंबर के बाद भी। बड़ा गजब का फरमान है। और मेरा मानना है कि अगर ऐसा फरमान अगर जिस शख्स ने भी अपनी नजरों से गुजारा है, सर्वोच्च ने, मैं तो चाहता हूं कि स्वामी जी, धनंजय जी और सुनील जी, अगर वो इंटरव्यू में भी अगर लिख देता या बोल देता ना पत्रकारिता के में, तो मेरे ख्याल से शायद कोई सेलेक्ट नहीं करता। और यूपीएससी में अगर ये जवाब दे दिया जाता कि लीगल टेंडर तो तब भी रहेंगे लेकिन सीमा आपकी 30 सितंबर तक है, तो शायद यूपीएससी में भी सेलेक्ट नहीं होते। तो सवाल है कि अगर ऐसे, और इतिहास भी आप लौट के आइए, नोटबंदी में भी सर्कुलर की मतलब संशोधनों में होड़ लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो 20 का मतलब वो T20 का मैच चल रहा था, 2020। अच्छा, एक संशोधन आया, फिर चलो दूसरा संशोधन लो, तीसरा लो, चौथा लो, पांचवा लो। अरे मजाक हो गया भाई। तो ये तो ब्यूरोक्रेसी का है हाल है। लेकिन अगर आप इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे तो कैसे बात चलेगी। तीसरी पेंगोल आ गया। देखिए, अब कर्नाटक आपके नेपथ्य में डाल दिया गया है। हमारी जो महिला रेसलर
मतलब यौन शोषण का मामला है, बड़ा मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय तक के निर्देश हैं 24 घंटे के अंदर कार्रवाई, मतलब एफआईआर तो होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो मुद्दा, मैं तो आप कह रहा हूं कि अब कर्नाटक जोड़ो यात्रा में मेरे अभी एक साथी से बातचीत हो रही थी, मतलब पत्रकार साथी थे, वो कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत है। मैं कह रहा हूं कि बेंगलोर, कर्नाटक, वहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो देख रहे थे कि 1 और 2 साल से वहां पर किस तरीके की धार्मिक यात्राएं और किस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा था, चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे वो रैली या छोटे छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके बाद मैं तो ये भी लेता हूं कि जो महिलाओं रेसलर के साथ में जो कार्रवाइयां नहीं की गई, इसका भी एक असंतोष वहां पे मेरे ख्याल से वोटिंग के तौर पर रिफ्लेक्ट हुआ है। उसका परसेंटेज अलग हो सकता है, थोड़ा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन आया है। इसका एक उदाहरण अगर हम लोग बैंगलोर अर्बन का लेके चलते हैं तो वहां भी आता है। अब सवाल है कि पेंगोल, अब इसके बाद आ गया आपका पेंगोल आ गया। भाई पेंगोल क्या है? पेंगोल तो एक मतलब विरासत है, एक राजा के यहाँ दूसरा राजा सौंपता है, बीच में राजपुरोहित होता है, वो दंड देता है। तो सवाल है कि आप राजदंड की बातें कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो वॉकिंग स्टिक है। भाई वॉकिंग स्टिक हो या नहीं हो, लेकिन माउंट बेटन ने आजादी के बाद में कहीं भी ये तथ्य नहीं है कि उन्होंने नेहरू को ये सौंपा। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री के घर में तो बहुत सारे लोग आते हैं। आप बताइए, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री या पिछले प्रधानमंत्री है, इनको जो गिफ्ट आते हैं, इनके जो बंगलों में जो मिलने जाते हैं, क्या उसकी सूची या कोई उसका वीडियो आता है? तमाम लोग कहते हैं कि हमको चिन्ह भेंट किए गए, तमाम लोगों को मेमेंटो और स्मृति चिन्ह भेंट किए जाते हैं, हमारे जो सर्वोच्च पदों पर बैठे होते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत होता है, वो ऐसा नहीं होता कि उसका कोई वीडियो होता है। तो सवाल है कि अगर वो नेहरू को दिया भी गया होगा तो नेहरू ने तो बिल्कुल साफ कहा था कि जवाहरलाल नेहरू जितने पढ़े लिखे आदमी तो मेरे ख्याल से और इतने खुली दृष्टि वाले तो लोग ही नहीं है, वो तो स्टेट्समैन थे। अब यहाँ तो लोग स्टेट्समैन का मतलब ही नहीं समझते, यहाँ तो लोग मतलब वो समझते हैं कि वो राजा हो गए हैं, सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए हैं। अरे स्टेट्समैन और एक नेता होने में और किसी पद पे काबिज होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सवाल है कि आपको पेंगोल को ले आए, तो अब आप ये अखंड भारत का जो जुमला उछाला गया है, इसको थोड़ा सा पीछे लौटिए। एक जुमला जी। ये भी उछाला गया था 2047, देखिए आप, पहले 60 महीने, 60 महीने से समय बढ़ाई गई, दोबारा ले लिया। उसके बाद में क्या कहा गया, अब गति शक्ति योजना और जो तमाम बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं अब आप ये है कि अब आप 2047 देखिए, अभी मत देखिए। तो ये 2047 के लिए आपको ये झुंझुना पकड़ाया गया है। इससे पहले एक झुंझुना एक और पकड़ाया गया, अगर आप संसद में लौट करके आए, हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि अक्सई चिन्ह, याद करिए वो डायलॉग। और अक्सई चीन के कुछ महीनों के बाद ही गलवान की घटना होती है। वो उस गलवान की घटना होती है जहां पर ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है, तब भी हमारे कमांडर स्तर पर हम बातचीत करते हैं। जी। ये बड़ा दिलचस्प है, मतलब इतनी बातचीत करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये केवल मुद्दों से भटकाव है। आप छोटे टाइम बाउंड आप कोई रिजल्ट नहीं हमसे उम्मीद ना करें, आप हमसे बड़े रिजल्ट उम्मीद करें। तो बड़े रिजल्ट का मतलब है कि आप ज्यादा समय दें, ज्यादा समय का दें, कि मतलब ये जो छोटी मोटी ये सब चीजें हैं, इस पर ध्यान मत दें, आप केवल गौरवान्वित होइए। जी। गौरवान्वित होइए कि जब ऑस्ट्रेलिया में जब भारतीय समुदाय को इकट्ठा कर दिया जाता है तो गौरवान्वित होइए। अभी तक जितने कार्यक्रम हुए हैं सब में भारतीय समुदायों के बीच में नगाड़े बजाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मुद्दों से भटकाव है। आपको कोई भी, आप सरकार से शासन स्तर पर आप बात ना कर सकें। और अब समय लाल किले की प्राचीर से भी कहा गया था, आप सिर्फ सिर्फ अपने कर्तव्य का ध्यान रखें। अगर जी। भूल जाते हैं तो वो नाम भी बदल दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। अगर निकले अगर आसपास दिल्ली से तो सिर्फ अपने जी। कर्तव्य याद रखिए, जवाबदेही की बातें बिल्कुल ना करिए। दिनेश।